हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हमारा एक लेक्चर और हो चुका है जो कि विज्ञान का हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, हमारी डिटेल्ड एमसीक्यू सीरीज, जो आपके एग्जाम्स के लिए क्या होगी, बहुत ही उपयोगी होगी। तो आज उसका सेकेंड पार्ट हमने करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा इससे पहले वाला अगर लेक्चर नहीं देखा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के अभी सेकंड एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ये कौन देख सकता है? हिंदी और मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम के देख सकते हैं। यदि आप भी उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय में कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने चाहते हो और उसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड लेक्चर विज्ञान का। विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? पहला क्वेश्चन हमारा, कौन से एंटीबायोटिक को पहले डिस्कवर्ड किया गया था? विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड मतलब कौन सी दवाई पहले खोजी गई थी? डिस्कवर्ड यानी खोज, और फर्स्ट यानी प्रथम, और एंटीबायोटिक दवाई तो मतलब कौन सी दवाई प्रथम खोजी गई थी? इनमें से चार ऑप्शंस दिए हमको, ए पेनिसिलिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन और डी एनओटी। तो सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पेनिसिलिन पेनिसिलिन की बात करें तो ये किसने खोजी थी? इसको डिस्कवर किसने करा था? डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजी थी इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हिंदी में भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता है इसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला क्वेश्चन बनता है, कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। किसने खोजी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। और ये प्रथम एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको खोजा गया था, कौन सी खोजी गई थी? पेनिसिलिन। ठीक है। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये काय के लिए यूज किया थी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, मतलब जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया था। जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए क्या इसका उपयोग किया था? कहां से ऑब्टेंड हुई थी? कहां से मिली थी? ऑब्टेंड फ्रॉम, कहां से प्राप्त हुई थी? पेनिसिलम नोटेटम। पेनिसिलम नोटेटम कहां से? पेनिसिलम नोटेटम से ऑब्टेंड हुई थी। ये क्या है? पेनिसिलम नोटेटम एक क्या है? फंगस है। क्या है? फंगस है। फंगस है। पेनिसिलम नोटेटम क्या है? फंगस है। क्या है ये? फंगस, कवक, एक फंगस है, फफूंद है। क्या है? फंगस है, जिससे ऑब्टेंड हुई थी पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेंड हुई थी ये दवाई पेनिसिलिन, और ये क्या है? एक फंगस है ना। तो पेनिसिलिन खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको खोजा गया पेनिसिलिन, क्यों यूज किया था? इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। और ऑब्टेंड किससे होती? पेनिसिलियम नोटेटम से इसको प्राप्त हुई थी, जो कि एक फंगस था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब और पॉइंट देख लेते हैं। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन देख लेते हैं। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो ये क्या है? इसकी खोज किसने करी थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने करी थी? डिस्कवरी किसने करी थी इसकी? सेलमैन वाक्समैन। खोज किसने करी थी? सेलमैन वाक्समैन। सेलमैन वाक्समैन ने इसकी खोज करी थी। क्या किसने करी थी? सेलमैन वाक्समैन ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है टू ट्रीट टीबी।
पहली प्रभावी दवाई है किसको ट्रीट करने के लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये दवाई किसके लिए ट्रीट करने में काम आती है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में काम आती है। ठीक है, किसके ट्रीटमेंट काम में आती है? टीबी के ट्रीटमेंट में, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में ये काम आती है। तो इससे रिलेटेड हमने एंटीबायोटिक से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट देख लिए। और एक बात करें, फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी क्या आता है? सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन वॉक्समैन को ही फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अपना पहला देख लिया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स आर, सॉफ्ट मेटल्स आर, सेकंड क्वेश्चन है सॉफ्ट मेटल कौन कौन से? ए सोडियम एंड पोटेशियम, बी कॉपर एंड आयरन, सी जिंक एंड टी, एंड डी लेड एंड प्लेटिनम। तो कौन से सॉफ्ट मेटल्स है देख लेते हैं अपन। मेटल से ने धातु, वो सॉफ्ट है होता है नरम, तो देख लेते हैं नरम धातु। नरम धातु कौन सी है? ये ऑप्शन दिए हमको, नरम धातु सोडियम पोटेशियम, कॉपर एंड आयरन, जिंक एंड टिन, लीड एंड प्लेटिनम। जनरली मेटल की बात करें तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे रहते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं देखो, पहले मेटल्स की देख लेते हैं। मेटल्स, कुछ मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। सामान्य तौर पर क्या होते हैं? कठोर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? सामान्य तौर पर कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ क्या, कौन सा मेटल, कौन सा धातु, नरम धातु की बात करी। लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? ये सॉफ्ट रहते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या है? सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल, नरम धातु सोडियम Na पोटेशियम के। सोडियम पोटेशियम कैसे? नरम धातु है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, कल बताई थी ना, कल एमक्यूसी में, किसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। सोडियम पोटेशियम को क्या में स्टोर करते हैं? स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में को स्टोर करते हैं। कल के प्रश्न पढ़ा था हमने, सोडियम पोटेशियम को में स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में करते हैं। क्यों करते हैं ये भी जाना था कि सोडियम पोटेशियम क्या रहता है? हाईली रिएक्टिव होते हैं। हवा में ये क्या, जो ऑक्सीजन रहेगी और नमी रहेगी उससे रिएक्शन कर लेंगे और इससे आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए इनको काय में स्टोर करते हैं? केरोसिन में स्टोर करते हैं, ताकि रिएक्शन नहीं करे। ठीक स्टूडेंट्स, और पॉइंट देख लेते हैं यहां से। और क्या कर सकते हैं अपन? कॉपर, कॉपर के बारे में हमने बात करी थी। कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, तांबा, तांबा क्या है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तांबा क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का क्या है? सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, और देख लेते हैं आयरन, आयरन की भी बात कर लेते हैं। आयरन, आयरन की बात करी थी हमने, कल भी पढ़ा था ना कल आयरन के बारे में कुछ जानकारी। मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल, मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल इन यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, आयरन, लोहा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु बात करें कौन सा? आयरन। देखना है धातु बोला है, तत्व नहीं बोला है। और तत्व की बात करें, एलिमेंट, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, एंड सेकेंड इज हीलियम। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, एक पहला हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम। ठीक है, सबसे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु पूछे तो आयरन, लोहा। तो यहां से हमने इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए, वो सारे ही इंपॉर्टेंट, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिससे हमको एग्जाम में दिक्कत आए। एक एक क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमने अच्छे से, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से देख लिया। अब आगे की थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, सूत्र पूछा है, फॉर्मूला पूछा, किसका पूछा है सूत्र? जंग का, जंग का सूत्र पूछा है। फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, किसका सूत्र पूछा है?
जंग का फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, एक है Fe2O3.H2O, Fe2O3 OH3, Fe2O3 और Fe2CO3। तो कौन सा होता है फॉर्मूला ऑफ रस्ट का? Fe2O3.H2O। अब देखो रस्ट, रस्ट क्या है? रेड ब्राउन। रेड रस्ट क्या है? जंग क्या है? रेड ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड है। रेड ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड है। लाल भूरे रंग का क्या है? आयरन। रस्ट क्या है? आयरन का ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन है। रेडिश ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड है। कैसे बनता है रस्ट? जब आयरन किससे फॉर्म्ड, कब बनता है? जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन। आयरन किससे रिएक्शन करवाता है? ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है हमारा? रस्ट बनता है। फॉर्म्ड कब बनता है? फॉर्म्ड कब बनता है? कब बनता है? जब आयरन ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बन जाएगा? रस्ट, जंग बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट है ना, पहला भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह। स्पेस को बोलते हैं, ये सैटेलाइट को बोलते हैं हिंदी में उपग्रह। ठीक है। स्पेस को बोलते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह, फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन दिए आर्यभट्ट, इड्यूसैट, इनसैट और IRS। तो देखो पहला भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? पहला भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है। ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट। पहला भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह। ठीक है। इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछ ले तो भी क्या लगाना आपको? आर्यभट्ट। फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट, भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह, आर्यभट्ट। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, आर्यभट्ट। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते चल जाओ। ठीक है। अब और क्या बन सकते हैं ऐसा पॉइंट? एड्यूसैट। एड्यूसैट क्या है? मतलब फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट। ये क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट है। एजुकेशनल सैटेलाइट है मतलब शिक्षा। इसका संबंध किससे? शिक्षा से। एजुकेशनल सैटेलाइट है। ठीक है। एक इनसेट का फुल फॉर्म देख लो। इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सैटेलाइट। इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये इनसेट क्या है? फुल फॉर्म है। ये वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। एक है IRS-1। IRS-1 क्या? IRS-1 भी ये क्या है? भारत की पहली
भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, भारत की पहली रिमोट सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यहाँ कैसे रिमोट के हिंदी में और बोल सकते हैं इसको, सुदूर संवेदन उपग्रह। भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह, भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी है? IRS-1। तो यहाँ पर हमने यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपन ने देख लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये ऑप्शन है 28 फरवरी, एक ऑप्शन है 7 अप्रैल, ठीक है, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका है 22 अप्रैल, एक ऑप्शन है 22 मार्च। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इंपोर्ट उससे और क्या पॉइंट बन सकते हैं? 7 अप्रैल दिया इसमें, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक है 22 मार्च को, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। और एक और बचा हमारे पास, क्या बचा? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बन रहे, देखो हम हर क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन करा हमने, हर क्वेश्चन को, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, सारे पॉइंट कवर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप बस देखते चलिए और कॉपी बना लीजिए और नोट करते चलिए, उसका रिवाइज करते चलिए। यह आपके लिए क्या होगा? बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा? 6th क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर, बैरोमीटर। ये ऑप्शन क्या है हमारा? टोरिसेली, टोरिसेली। एक ऑप्शन है गैलीलियो, गैलीलियो। एक ऑप्शन है न्यूटन, ठीक है, और डी आइंस्टीन, ये ऑप्शन है। तो यहां क्या करना है? यहां पे तो देखो बैरोमीटर है, बैरोमीटर की खोज किसने आविष्कार किया? तो किसने किया था हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था वो क्या था? टोरिसेली ने। ये बैरोमीटर, बैरोमीटर
आविष्कार किसने किया? टोरी सेली ने आविष्कार किया। बैरोमीटर आविष्कार, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था टोरी सेली ने। इसका यूज क्यों करते हैं? बैरोमीटर का यूज क्यों करता है? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए क्या करते हैं? बैरोमीटर का यूज करते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर। यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने करी? देखी खोज, याद करते चलो, यही आएंगे पेपर में। तो खोज की इसने टोरी सेली ने खोज करी। एक और देख लेता हूं, गैलीलियो। गैलीलियो ने देखे, गैलीलियो ने किसकी खोज करी थी? थर्मामीटर की। गैलीलियो ने थर्मामीटर की। थर्मामीटर का उपयोग क्या होता है? उपयोग क्या होता है? ताप मापने में। ताप मापने में थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में। थर्मामीटर का उपयोग क्या होता है? ताप मापने में ना, मेजर टेम्परेचर का उपयोग होता है टेम्परेचर को मेजर करने में या ताप मापने में। ठीक है, यहां पे हमने दो क्वेश्चन देख लिए और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा बता रहा हूं वैसा करते चलो, बस कोई दिक्कत की बात नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन कहाँ पे चलेंगे हम? 7th क्वेश्चन। 5th और 6th क्वेश्चन हमने देख लिया, अब 7th क्वेश्चन पे हम चलते। क्वेश्चन में क्या है? लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ए नर्व सेल, नर्व सेल। एक ऑप्शन है हमारे पास सेल ऑफ ऑस्ट्रिचेक, ऑस्ट्रिचेक। एक ऑप्शन है हमारे पास स्पर्म, एक ऑप्शन है हमारे पास ओवम। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? देखो, मतलब सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सेल की बात करिए, कोशिका, कोशिका वो लंबी, लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका की बात करिए, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका की बात करिए। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल, मतलब तंत्रिका, तंत्र कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, नर्व सेल या न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका है नर्व सेल या न्यूरॉन, इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका, तंत्र कोशिका। ठीक है, अब बात करें, ये तो लंबी की बात हो गई। ह्यूमन में सबसे, ह्यूमन बींग्स में देखो सबसे बड़ी कोशिका। अब ह्यूमन बींग्स की बात करिए, लॉन्गेस्ट कोशिका, ओवरऑल सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ध्यान रखना, ओवरऑल सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका। वहां लंबी कोशिका देख ली, सबसे ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सेल ऑफ ऑस्ट्रिचेक सबसे, ठीक है, बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल भी देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, छोटी कोशिका। ओवरऑल देख रहा है, अभी देखते जाओ, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी भी देख लिया अपन ने, लॉन्गेस्ट सेल यानी लंबी कोशिका,
कौन सी देखी अपन ने? नर्व सेल, नर्व सेल, तंत्रिका, तंत्र, कोशिका। देखो यहां से 3 क्वेश्चन बन गए हमारे, कैसे भी आए करना आना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका ओवरऑल नर्व सेल, तंत्रिका, तंत्र, कोशिका। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ह्यूमन बींग्स में देख लेते हैं, ये तो ओवरऑल देख लिया। ह्यूमन बींग्स में देखें, नर्व सेल तो ह्यूमन में देखी, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल नर्व सेल देखी, ठीक है। अब ये सब, अब ह्यूमन बींग में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, शुक्राणु, जो मेल में पाए जाते हैं शुक्राणु, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में, ह्यूमंस, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कौन सी है? अंडाणु, फीमेल ओव, जो महिला में ओम पाया था ओ, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखे, एक कौन सा भी आ सकता है। कल एक और क्वेश्चन देखा था हमने, देखो सेल के बारे में, तो ये सारे पॉइंट कवर कर दिया। सेल की खोज, सेल की खोज किसने करी, डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने क्या करी? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी। सारे पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट करते जाओ, जैसे बोलते जा रहा हूं वैसे नोट करो, एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो भी नोट करो, सब काम में आने वाला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हमने पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से देख लिया, सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। ये सारे मैंने हिंदी में भी लिख दिए, अंग्रेजी में लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 8th क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है? स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी स्पेक्ट्रम, डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैं सोचना कोई पॉइंट छोड़ूंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा, अभी मैराथन आएगी, टेंशन लेना ही मत बिल्कुल भी। स्टार ट्विंकल ड्यू टू, एक भी सीरीज नहीं छोड़ना आपको, सारी सीरीज देखनी है। स्टार ट्विंकल ड्यू टू मतलब ट्विंकल यानी टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते? तारों का टिमटाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, स्पेक्ट्रम और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तारे को टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के कारण क्या तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। अपवर्तन के कारण क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते। एक क्वेश्चन यहां देख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक होता है एक मिराज, मिराज एक ऑप्टिकल फाइबर, याद करना है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर है ये। मिराज के साथ बोलते हैं मृग तृष्णा, कहते हैं शायद मृग तृष्णा, ठीक है, हिंदी में देख लेना और आप एक बार।
मिराज, शायद हिंदी में मिराज भी आया है, वो बात नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मिराज क्या हो, किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मतलब, जो अपन गर्मियों के मौसम में देखा होगा आपने कि जब रोड पे क्या दूर दूर ऐसा लगता है अपने को जैसे बहुत पानी भरा हो, दूर दूर में अपने को दूर से देखते तो जैसे लगता है वहां आगे पानी मिला हुआ, लेकिन जैसे ही पास में जाते तो पानी ही नहीं रहता है, तो इल्यूजन होता है पानी का। यही क्या है? मिराज। और ये क्यों होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ये लिख देता हूं इसको हिंदी में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस नोट करते जाओ, समझते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? ये वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए इससे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या हमने डिजाइन करा, देखो। डिस्कवर्ड द प्रोसेस फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन को अभी देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, एक होता है लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जोनास साल्क। ठीक है, देखते चलो। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन प्रोसेस प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने करी? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने करी? लुईस पास्चर ने। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने करी? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की। लुईस पास्चर। अगर यूं देखें तो देखो, किण्वन फर्मेंटेशन किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा होता है? बाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव करते हैं। क्या करते हैं? इनको कौन करता है? माइक्रो सूक्ष्म जीव। कौन कौन से? यीस्ट और बैक्टीरिया भी करते हैं। यीस्ट और बैक्टीरिया क्या करते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव द्वारा, सूक्ष्म जीव जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? फर्मेंटेशन किया जाता है। एक पिक्चर देखो, ये यीस्ट है ना, यीस्ट क्या करता है? यीस्ट का भी देख लो। जो यीस्ट क्या करता है, ये शर्करा को, यानी कि शर्करा को क्या तोड़ता है? इथेनॉल में तोड़ता है और CO2 में तोड़ता है। शर्करा को मतलब ग्लूकोज को इथेनॉल यानी अल्कोहल प्लस CO2 में तोड़ता है। शर्करा यानी ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में तोड़ता है। कौन तोड़ता है? यीस्ट। ठीक है, और एक बैक्टीरिया का याद करो, LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है,
यीस्ट क्या करता है, शर्करा को इथेनॉल और CO2 में तोड़ता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक बात करता है, ये दूध से दही बनाने में मदद करता है। दूध से दही, मिल्क से कर्ड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कर्ड, दही, कर्ड, मिल्क से दही बनाने में मदद करता है कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो याद रखना है फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर। फर्मेंटेशन कौन करता है, यीस्ट भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है। यीस्ट का शर्करा को इथेनॉल CO2 में तोड़ देता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है। ये काय के उत्पादन में काम आएगा, बियर के उत्पादन में, इथेनॉल बियर के उत्पादन में। ठीक है, देख लिया। ये दूध से दही बनाने में। और कुछ एसिड का भी उत्पादन होता है ना, जैसे कि सेट्रिक एसिड का उत्पादन भी होगा। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, पनीर भी बन जाता है। पहले ये मतलब ये पॉइंट याद रख लो आपको, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। फिर आगे देख लेते हैं एडवर्ड जेनर। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स के टीके की वैक्सीन की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। सेकंड पॉइंट देख लिया, एडवर्ड जेनर देख लिया हमने। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थोड़ी देर पहले देखा अपन ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। क्योंकि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलम। किससे प्राप्त होती है, एक फंगस, कौन सी फंगस से, पेनिसिलम नोटेटम। जोनास साल्क देख लेते हैं, जोनास साल्क। जोनास साल्क, जोनास साल्क ने किसकी खोज की थी, जोनास साल्क की बात करें, जोनास साल्क, साल्क ने करी थी पोलियो वैक्सीन की खोज। पोलियो वैक्सीन की खोज, पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी, पोलियो के टीके की खोज, पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क। देखो यहां से भी अपन ने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। द गैस used in fire extinguisher is A CO2, B O2, C CO, D SO2। फायर एक्सटिंग्विशन ये में कौन सी गैस यूज की जाती है ना, मतलब फायर अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र मतलब कौन सी गैस यूज आती है आग बुझाने के लिए। कैसे फायर एक्सटिंग्विशन में कौन सी गैस, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस यूज की जाती है, CO2 उपयोग किया जाता है। अब ये उसकी आग बुझाने वाली गैस, कौन सी, CO2। O2, O2 की बात करें ध्रुव पर्वती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, भू पर्वती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व ऑक्सीजन है। एक ये बात सुन ध्यान रखना। और एक O2 की ये भी हो सकता है, O2 के प्रेजेंस में ही आग लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पर मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, भूपर्वती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बात याद रखना। एक CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें CO, ये क्या है, एक ये याद रखना है साइलेंट किलर है। ये क्या है, साइलेंट किलर, साइलेंटली मार देती है, साइलेंट किलर है। कौन सी ये साइलेंट किलर है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्म्ड कैसे होती है, बाय इनकम्प्लीट
क्यों फॉर्म होती है? फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल्स फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कार्बन फ्यूल्स मतलब इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन। और फ्यूल यानी ईंधन, जो कार्बन के ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण इसका क्या होता है? निर्माण होता है, फॉर्म्ड होती है। ठीक है, यहां से सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 11। यहां देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट इज ए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सभी मेटल्स डक्टाइल है। ठीक है। सेकेंड, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। डी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देना है, सही कथन बताना है। सही कथन बताना है। देखो क्या बताना है। पहला क्वेश्चन है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल यानी तन्य। डक्टाइल यानी तन्य। मेटल धातु, सभी धातु क्या होती है? तन्य होती है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है सभी अधातु तन्य होती है, कुछ अधातु तन्य होती है। सामान्य तौर पर क्या? सामान्य मतलब सामान्यतः, सामान्य तौर पर। ठीक है। धातु क्या होती है? तन्य होती है। सामान्यतः धातु तन्य होती है। देखो डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है तन्य। डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्य। मतलब कि इसको खींचकर हम काय में कर सकते हैं? वायर में बदल सकते हैं। खींच के हम काय में बदल सकते हैं? इसको तार में बदल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या? तो मेटल मतलब डक्टाइल होता है तन्य, मतलब कैसा रहता है? लचीला। लचीलापन। डक्टाइल तन्य है लचीलापन, मतलब इसको खींच के हम तार में भी बदल सकते हैं। तो जनरली देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, इनको खींचकर तार में बदल सकते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सामान्य तौर पर ये ब्रिटल रहते हैं, नरम हो जाते हैं, नरम रहते हैं। ये क्या रहते हैं? लचीले रहते हैं, तो इनको खींचकर तार में बदल सकते हैं, लेकिन सबको नहीं। सामान्य तौर पर जनरली, मतलब हर सभी के सभी नहीं डक्टाइल है सभी मेटल्स, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो मतलब क्या है? जनरली कह सकते हैं, जनरली सामान्य तौर पर क्या होते हैं? मेटल्स क्या रहते हैं? आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। और नॉन मेटल्स क्या रहते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब नरम रहते हैं, तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो ये क्या बोला है? नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अधातु क्या होती है? ब्रिटल रहती है। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ऑल मेटल्स, सभी नहीं होते, सामान्य तौर पर होते, ये भी गलत हो गया। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मेटल नॉन मेटल्स तो वैसे ही ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, एक आधी, वो भी बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब इसको थिन वायर में खींच के अपन के इसे वायर में बदल सकते हैं, मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। खींचकर अपन इसको तार में बदल सकते हैं। एक पॉइंट याद रख लो, मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है? गोल्ड, सोना, सोना। मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा तन्य धातु, सबसे ज्यादा तन्य तत्व कौन सा है? ठीक है, मोस्ट
मेलिएबल मेटल, कल पढ़ लिया अपन ने। ये भी कौन है? गोल्ड है, सोना। मेलिएबल यानी मतलब इसको पीट कर अपन शीट्स में बदल सकते हैं, कैन ये हैमर्ड इनटू शीट्स। ठीक है, तो यहां से भी अपन ने सारे क्वेश्चन समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं अपन। बस देखते चले जाओ, कितने सारे क्वेश्चंस आपको याद भी हो रहे हैं साथ साथ क्लास में, और नए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इससे बाहर पेपर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन कर्ड, प्रोमिनेंट मतलब इट इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। एक है ऑप्शन क्या है? थर्मोफिलस बैक्टीरिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया। एक ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एक ऑप्शन है राइजोबियम, राइजोबियम। डी ऑल द अबव, ऑल द ऑल द ऑल द अबव। ठीक है, देखो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, है ना? सूक्ष्म मतलब अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव में, सूक्ष्म जीव की बात करें तो दही में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रमुख रूप से पाया जाता है? अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन कर्ड इज प्रोमिनेंट मतलब कि दही में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, देखो दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? मदद कौन करता है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, आ गया समझ में आपको? यहां से एक क्वेश्चन करोगे हो गया आपका, ये आंसर आएगा। सिंपल सा, ऑल ऑफ दिस भी दे दिया आपने कंफ्यूज करने के लिए, हम सब टिक कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। उनको पता है तो क्यों गलत करेंगे। एक हम बात करते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम की बात करें, कहां पर नाइट्रोजन, काम क्या है इसका? नाइट्रोजेशन फिक्सेशन। काम क्या है इसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइबोजियम। राइबोजियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? ये नाइट्रोजन को कहीं में बदलता है, अमोनियम बदलता है। ठीक है, देखो ये कहां में पाता है? फाउंड इन, पहले देखते हैं। राइबोसोम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहां पाया जाता है? रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि फलीदार पौधे में पाया जाता है, फलीदार पौधे में पाया जाता है। फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम, मटर यानी पी, सेम यानी बीन, और सोयाबीन, सोयाबीन को भी इंग्लिश में सोयाबीन ही बोलते हैं। ठीक है, मटर, बीन, सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों में पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है? किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, सहजीवी संबंध। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। ठीक है, मतलब सहजीवी संबंध में रहता है। तो किसका एक एग्जांपल हो गया? ये सिम्बायोसिस का होता है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है, पौधों को इससे और इसको उससे। तो सहजीवी संबंध में रहता है, किसके साथ रहता है सहजीवी संबंध में?
लेगुमिनस प्लांट के साथ, है ना। मतलब ये सिम्बायोसिस का भी एक्सप्लेनेशन है। नाइट्रोजन फिक्शन वेक्टर मतलब नाइट्रोजन को क्या पानी में बदल देता है, अमोनिया में। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेगा, क्योंकि अनयूजफुल अनयूजेबल जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, उसको यूजफुल यूजेबल फॉर्म में बदलेगा। यूजेबल फॉर्म में क्या करेगा, बदलेगा। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेगा, जो अनयूजेबल नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में बदलेगा, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो राइजोबियम, बस इतना याद रखो, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, रूट नोडुल ऑफ लेगुमिनस प्लांट, फलीदार पौधे की जड़ में पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, कहाँ पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ में, रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। फलीदार पौधे की एग्जांपल मटर, सेब, सोयाबीन। ये सहजीवी संबंध में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, किसके साथ, लेगुमिनस प्लांट के साथ। ये सारे क्वेश्चन बस इतना याद रखना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये 2-3 पॉइंट बताइए आपको, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते क्या क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। मेटेलिक ऑक्साइड हैज नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड हैज अ डैश नेचर। ए बेसिक, बी एसिडिक, सी न्यूट्रल, डी एनओटी, नॉन ऑफ द अबव। तो मेटेलिक ऑक्साइड का कैसा नेचर रहता है, बेस, ठीक है, मतलब धात्विक ऑक्साइड, है ना। धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड की क्या पूछे हमने से, प्रकृति पूछी, कैसी प्रकृति रहती है, बेसिक रहती है। मतलब बेसिक क्या कह सकते हैं, अल्कलाइन। बेसिक क्या, अल्कलाइन रहती है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। मेटलिक ऑक्साइड कैसा नेचर है इसका, प्रकृति कैसी है मेटलिक ऑक्साइड की, बेसिक नेचर का है, ठीक है। देखो जो मेटलिक ऑक्साइड है ना, मेटलिक ऑक्साइड क्या करता है, मेटलिक ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड किससे रिएक्शन करवा लेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवा लेगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। मेटलिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लेगा और बेस बन जाएगा। एक और प्रश्न देख लो, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, एसिड का रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखो मेटलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक रहता है, देखो बेसिक नेचर का रहता है। मेटलिक ऑक्साइड वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होकर रिएक्शन करा क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। कैसा नेचर है, बेसिक। मेटलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इतना ध्यान रख लो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये देख लो मेटलिक ऑक्साइड का नेचर, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी रहती है, बेसिक क्षारीय प्रकृति का रहता है, ठीक है। सारे पॉइंट देख लिया अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द कलर्ड पार्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द colored part of eye is called, इसको क्या बोलते हैं, ए आइरिस, बी प्यूपिल, सी कॉर्निया, डी रेटिना। द कलर्ड पार्ट ऑफ आईज, आंखों का रंग वाला, रंगीन पार्ट, रंगीन हिस्सा, कलर्ड रंगीन हिस्सा किसका, आंख का, कौन सा रहता है, एक प्यूपिल जिसको पुतली भी कहते हैं, कार्निया, कार्निया, एक ऑप्शन है रेटिना, रेटिना,
ठीक है, एक आइरिस, एक प्यूपिल, एक कौन सा है, रेटिना। ठीक है, आइरिस, आइरिस। तो देखो आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया और रेटिना, इनमें से पूछा कलर्ड पार्ट ऑफ आई कौन सा। देखो देखो सबसे पहले एक बात सुनो, प्रकाश, प्रकाश का सबसे पहले कहाँ इंटर करता है हमारा, प्रकाश की बात करें सबसे पहले इंटर करता है हमारा, कहीं इंटर करता है, कॉर्निया में, कॉर्निया में इंटर करता है सबसे पहले प्रकाश इंटर कहाँ करेगा, इंटर कहाँ करेगा सबसे पहले, कॉर्निया। अब बोलो कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, पारदर्शी परत है, कॉर्निया क्या है, पारदर्शी परत है। सबसे पहले प्रकाश इंटर करता है कॉर्निया में, कॉर्निया का पारदर्शी परत है। जैसे ये हमारी जो सबसे ऊपर दिख रही है व्हाइट के, देखो सामने ये आंख के ऊपर दिख रही है, कैसा, कॉर्निया है ना। तो इसका आकार कैसा है, इसका, ये डोम शेप्ड है। कैसा है इसका आकार, कॉर्निया का डोम शेप्ड है, गुंबद के आकार का है। किसके आकार का है, गुंबद के आकार का है। कॉर्निया से आंख सबसे पहले, लाइट सबसे पहले प्रवेश करती है कॉर्निया में क्या होता है, जो आइरिस और जो हमारा प्यूपिल के ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना हमको, वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखो, जैसे डोम शेप्ड का गुंबद के आकार का हिस्सा दिख रहा है सबसे आंख में, वो क्या रहता है, कॉर्निया। अब कॉर्निया से क्वेश्चन बन गए, कॉर्निया कैसी लेयर है, पारदर्शी परत है, देख लो आर पार दिखता है। सेकंड, तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब एक होता है, फिर क्या आती है, प्यूपिल। एक क्या देखते हैं अपन, कलर्ड पार्ट पूछा ना हमने, आइरिस, आइरिस क्या है, देखो इतना पर देखते जाओ, एक भी क्वेश्चन छोटा आई से आएगा। तो आइरिस क्या है, जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई है, कॉर्निया के नीचे कलर्ड पार्ट ऑफ आई दिखा है ना, वो क्या है, आइरिस है। कलर्ड पार्ट, रंगीन हिस्सा, जो आंख का रंगीन हिस्सा दिखता है वो क्या है, आइरिस है। तो हमारा आंसर क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई क्या है, आइरिस उत्तर आएगा हमारा। ठीक है, अब बोलोगे प्यूपिल, पुतली की बात कर लेते हैं। पुतली क्या है, देखो जो रंगीन आइरिस, रंगीन कलर का पार्ट है, उसके बीचों बीच देखो, बीच में देखो एक काले कलर का छेद दिखेगा, काला कलर का रहता है, ब्लैक, काले कलर का छेद रहता है, वो क्या बोलते हैं, उसको प्यूपिल बोलते हैं। काला छेद किसके बीच में, आइरिस के बीच में काला छेद रहता है, जो बीचों बीच दिख रहा है, काला कलर का दिख रहा है, वो क्या है, प्यूपिल रहता है। वो क्या है, प्यूपिल। देखो प्यूपिल के आकार को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के आकार को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के आकार को क्या करता है, को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के आकार को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। अंधेरे में देखो आइरिस का जो प्यूपिल का साइज है ना, प्यूपिल फैल जाएगी। ठीक है, और जो लाइट ज्यादा डार्क में, मतलब ज्यादा लाइट में जो प्यूपिल क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। आकार को कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल के, आइरिस कर रहा है। अंधेरे में जो पुतली है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और लाइट में सिकुड़ जाएगी। इतना सब पॉइंट कर लिया है, फिर सारे पॉइंट कवर होगा। एक रेटिना, देख लो रेटिना से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इमेज क्या बनती है, रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, कैसी, वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी, इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टी बनती है। रेटिना में क्या रहता है, फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं, रोड्स एंड कोन्स रहते हैं। फिर रेटिना से जिसके माध्यम से क्या, जो प्रकाश का में बदल जाएगा, ये विद्युत संकेतों में बदल जाएगा और मस्तिष्क से सूचना पहुंचेगी। ठीक है, तो देखो इतना डिटेल में मत जाओ, ये याद रखो। प्रकाश इंटर का करता सबसे पहले कॉर्निया ये पारदर्शी परत रहती है, इसका आकार डोम शेप्ड रहता है, गुंबद के आकार की रहती है। आइरिस रंगीन हिस्सा रहता है, कलर्ड पार्ट रहता है।
प्यूपिल, आइरिस के बीच में जो काले कलर का छेद रहता है और प्यूपिल रहता है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को, आकार को कंट्रोल करता है ना। अंधेरे में प्यूपिल का साइज फैल जाएगा और लाइट में कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। अब रेटिना, रेटिना पर इमेज बनती है, कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से देख लिया और डिटेल में देखे, कुछ भी क्वेश्चन हम छोड़ते ही कहाँ है, सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया देखा हमने, आया मजा? पंद्रहवां क्वेश्चन, हाउ मेनी images will be formed when, कितनी इमेज बनेगी when two plane mirrors are placed parallel to each other। ये ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है अनंत, यानी इनफाइनाइट। देखो, जब दो समतल दर्पण क्या करते हैं, दो समतल दर्पण प्लेन मिरर को क्या करते हैं, पैरेलल रखते हैं, समानांतर रखते हैं, तो कितनी बिंब छवि या प्रतिबिंब बनेगी। जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखें तो कितनी इमेज बनेगी, ये पूछा है। तो जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं तो कितनी इमेज बनती है, 1, 2, 4 या अनंत, तो कितनी इमेज बनती है, अनंत इमेज बनती है। याद रखना कि जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं तो कितनी इमेज बनेगी, अनंत बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, अनंत बनेगी। एक क्वेश्चन और याद रख लो, समतल दर्पण प्लेन मिरर, जो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या रहता है, फोकल लेंथ। जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कैसी, इनफाइनाइट। जो बता रहा हूं वैसे करते चलो। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का, आवर्धन +1, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन +1 मतलब कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकस दूरी कितनी रहती है इसकी, अनंत रहती है। बस इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं।